नदी पर पहुंचते ही आचार्य चाणक्य ने धोती और कमंडल किनारे पर रखा और नदी में उतर गए। उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि उसके विपरीत कुछ था तो वो था चेहरे पर एक विश्वासपूर्ण तेज। मानो उन्हें पता हो कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। उनकी नदी में उतरते ही झाड़ियों में हो रही हलचल थम गई। कुछ क्षण बाद उन झाड़ियों से खुद को कपड़े में ढके एक व्यक्ति झट से बाहर निकला और तुरंत एक पेड़ की ओट में जाकर छिप गया। उस व्यक्ति की कमर से एक तलवार लटक रही थी। उसकी नजर अब भी चाणक्य पर थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नदी के दूसरे किनारे पर बैठा सूरजमल उसकी हरकतों पर एक बाज की तरह नजर गड़ाए बैठा था। सूरजमल को जब झाड़ियों में हलचल का आभास हुआ तो उसे समझ आ गया कि यह हलचल हवा में होने वाली हलचल नहीं है। तभी उन झाड़ियों में से एक व्यक्ति को निकलता देख सूरजमल का शक यकीन में बदल गया। उसने बड़े ध्यान से पेड़ के पीछे छिपे उस व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति ने लगभग अपने पूरे शरीर को एक चादर से ढक रखा था और छिपकर नदी की तरफ देख रहा था। सूरजमल ने मन ही मन कहा, लगता है राजहंस सही था। आचार्य को मगध से मारने आया व्यक्ति यही है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के पैरों पर गई और उसका अंदेशा सही था। उस आदमी ने सैनिकों वाले जूते पहने थे। तभी अचानक आए हवा के एक तेज झोंके से उस सैनिक के चेहरे से चादर नीचे खिसक गई। उसका चेहरा देखते ही सूरजमल को पहचानते देर नहीं लगी कि वो सैनिक कौन है। उसने आश्चर्य में खुद से कहा, मालकेतु, और यहां यह आचार्य चाणक्य का पीछा क्यों कर रहा है? कहीं ये ही आचार्य को मारने? ये सोच उसने मालकेतु की तरफ अपना तीर तान दिया। उसका तीर अब मालकेतु की अगली हरकत की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर मालकेतु को इस बात की खबर नहीं थी कि सूरजमल ने उसे देख लिया है। मालकेतु खुद से बोला, आचार्य चाणक्य बड़े विश्वास और निडरता के साथ स्नान कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि राजहंस ने उन्हें उन पर होने वाले हमले की बात नहीं बताई। उसे अब कुछ हद तक राजहंस पे भरोसा हो चुका था। उसने अब रुकना उचित नहीं समझा और चुपचाप दबे पांव वहां से चला गया। उसको जाता देख सूरजमल ने अपना धनुष नीचे कर लिया और ओट से निकल आचार्य चाणक्य की तरफ चल दिया, जो स्नान करके अब नदी में ही खड़े पूजा करने लगे थे। स्नान करने के बाद चाणक्य ने गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर अंजलि में जल भरकर उगते सूरज को अर्पण करने लगे। वो सूर्य देव से प्रार्थना करने लगे, हे रश्मि रथे, हे दिनकर, हे भास्कर, जिस प्रकार आपके प्रकाश से अंधेरा कोसों दूर भाग जाता है, उसी भांति हमारी जननी, हमारी मातृभूमि, प्राणों से भी प्यारे भारतवर्ष का भविष्य भी उज्जवल हो। भारत के वर्तमान का उदय हो, भारतवासियों का कल्याण हो, यही कामना है मेरी। चाणक्य अपनी पूजा कर जैसे ही नदी से बाहर निकले, सूरजमल उनको कुछ बताने के लिए बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। चाणक्य भी अपनी खड़ाऊ पहन ही रहे थे कि सूरजमल वहां आ पहुंचा और सर झुकाते हुए बोला, प्रणाम आचार्य। चाणक्य ने आशीर्वाद दिया और बोले, मां भारती तुम्हारा कल्याण करे। सूरजमल हड़बड़ाहट में बोला, राजहंस ने तो मगध से आए एक मसाई सैनिक का जिक्र किया था, लेकिन आपका पीछा कोई और नहीं बल्कि आचार्य गजानन का सेवक मालकेतु कर रहा था। चाणक्य को यह सुन के कुछ अधिक हैरानी नहीं हुई। उनके मुख का भाव कुछ ऐसा था कि मानो वो इस परिस्थिति से अवगत थे। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, अवश्य ही ये परीक्षा राजहंस की वफादारी साबित करने की हो रही होगी। आचार्य गजानन और मालकेतु की एक चाल थी। अब हमें मालकेतु से और भी सावधान रहने की जरूरत है। चाणक्य की बुद्धि का परिचय देख सूरजमल बहुत ही प्रभावित दिखा। उसने चाणक्य को नमन करते हुए कहा, जी आचार्य, ये मालकेतु और आचार्य गजानन मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहे? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं। चाणक्य ने हामी भरते हुए सर हिलाया और दोनों वहां से तक्षशिला की ओर चल दिए। वहीं दूसरी तरफ
तक्षशिला में मालकेतु सीधे आचार्य गजानन के पास जा पहुंचा, जो अपनी सुबह की पहली कक्षा के लिए निकल रहे थे। मालकेतु को देख गजानन के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ आए। उन्हें प्रणाम करते हुए मालकेतु बोला, मैं आचार्य चाणक्य का पीछा करते हुए नदी तक गया था। मैंने काफी देर तक ताक झांक की, लेकिन रोज की तरह आचार्य अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बात की भनक भी नहीं थी। मालकेतु की बात सुन आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, अब तो तुम्हें मेरे सेवक राजहंस पर कोई संदेह नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, वो मेरे प्रति वफादार है। अगर राजहंस ने हमारी बात चाणक्य तक पहुंचा दी होती तो चाणक्य आज नदी तक जाते ही नहीं। भला कोई जानबूझकर भी मृत्यु को क्यों आमंत्रण देगा? मालकेतु कुछ सोचते हुए धीमे स्वर में बोला, शायद आप सही हैं। राजहंस आपके प्रति वफादार है। मालकेतु ने आचार्य गजानन के सामने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसे अभी भी राजहंस पर संदेह था। उसका मन जाने क्यों राजहंस की वफादारी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, चाणक्य ऐसा व्यक्ति है जिसके मुखमंडल को पढ़ पाना आसान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजहंस ने चाणक्य को बताया हो, लेकिन चाणक्य ने उसे अनसुना कर दिया हो। इस राजहंस पर इतनी जल्दी विश्वास करना मूर्खता ही होगी। मुझे इसकी वफादारी की और जांच करनी पड़ेगी। मालकेतु के चेहरे पर उभरती भावनाओं को भांपते हुए आचार्य गजानन बोले, तुम्हारे मुख के भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अब भी राजहंस पर संदेह है। हड़बड़ाहट में मालकेतु ने कहा, नहीं 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 आचार्य, मैं संतुष्ट हूं। मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए। आपको भी कक्षा के लिए देरी हो रही होगी। ये बोलकर वो वहां से तेजी से निकल गया, लेकिन उसका मन अभी भी दुविधा और संदेह से भरा हुआ था। एक तरफ तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के शत्रुन पर नजर गड़ाए हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मगध में प्रत्येक क्षण संभावनाएं असंभावनाओं में और असंभावनाएं संभावनाओं में बदल रही थी। धनानंद के राजमहल में मुरा अपना दैनिक कार्य निपटाते हुए सोच रही थी, आखिर मंत्री शंभुनाथ के बारे में क्या सूचना हो सकती है? महामंत्री अमात्य मंत्री शंभुनाथ की गुप्तचरी क्यों करवा रहे हैं? क्या उन्हें मंत्री शंभुनाथ से कोई खतरा है? मुरा को इस बात का बेहद अफसोस था कि वो कल महामंत्री अमात्य और उनके गुप्तचर की बातें नहीं सुन पाई। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी दृष्टि एक बार फिर उसी गुप्तचर पर पड़ी जो कि अमात्य के कक्ष की ओर बढ़ रहा था। उसे देखते ही मुरा खुद से ही बोली, ये तो वही गुप्तचर है जो कल रात मिलने आया था। ये अमात्य के कक्ष की ओर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि अवश्य कोई और सूचना लाया है। मुझे आज इसकी और महामंत्री अमात्य की बातें सुननी ही होगी और पता लगाना होगा कि ये मंत्री शंभुनाथ के विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। ये निश्चय कर मुरा दबेबाम अमात्य के कक्ष की तरफ बढ़ चली। इधर वो गुप्तचर अमात्य के कक्ष में जा पहुंचा और उनका इशारा पाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुरा अमात्य के कक्ष के पीछे वाली खिड़की के पास जा पहुंची और ध्यान से दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। कक्ष के भीतर अमात्य गुप्तचर से बातें कर रहे थे। अमात्य ने गुप्तचर से दबी आवाज में पूछा, हाँ बोलो, क्या सूचना है? गुप्तचर भी दबी आवाज में बोला, महामंत्री जी, आपके कहे अनुसार मैंने शंभुनाथ का पीछा किया था। उन्हें मैंने बाजार में मोहर बनाने वाली दुकानों के आसपास भटकते हुए देखा। पता करने पर मालूम हुआ कि उन्हें किसी मोहर बनाने वाले की तलाश है। अमात्य ने आश्चर्य से कहा, मोहर बनाने वाले की? गुप्तचर बोला, हाँ महामंत्री जी, ऐसा दस्तकार जो अच्छी मोहर बना सकता हो। शायद किसी विशिष्ट प्रकार की मोहर बनाने की बात कर रहे थे वो। मंत्री शंभुनाथ एक दस्तकार का नाम भी ले रहे थे, मिलिंद। मैंने तो ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। मिलिंद का नाम सुनते ही अमात्य के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अमात्य ने मनी मन कहा, मिलिंद को यूनानी मोहर बनाने की कला आती है, जो आज के समय में यहां कोई नहीं बना सकता।
और तो और उसे विभिन्न भाषाओं और उनकी लिखावट का भी अच्छा ज्ञान है। शंभुनाथ मिलिंद का पता करके करना क्या चाहता है? उन्होंने पुदपुदाते हुए कहा, कहीं शंभुनाथ मिलिंद दस्तकार का पता करके शक्टार के खिलाफ मेरे षड्यंत्र का भांडा फोड़। बोलते बोलते अचानक वो रुक गए। उनके माथे पे चिंता की रेखाएं उभर आई। तभी उन्हें बाहर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। दरअसल मुरा का हाथ दीवार से फिसलने के कारण वो संतुलन खो बैठी और उसके पैरों में बंधी पायल के घुंघरुओं की आवाज गूंज उठी। गुप्तचर असमंजस में बोला, महामंत्री जी क्या हुआ? आप अचानक रुक क्यों गए? अमात्य ने तभी आवाज में कहा, घुंघरुओं की आवाज सुनी तुमने? ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। इतना बोलकर वो तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अमात्य ने कक्ष के पीछे वाली खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मुरा पहले ही वहां से दबे पांव जा चुकी थी, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली थी। उसके लिए शंभुनाथ तक ये जानकारी पहुंचानी आवश्यक थी, क्योंकि एक वही थे जो इस राजमहल में उसके हितैषी थे और उसके पुत्र चंद्रगुप्त को ढूंढने में उसकी मदद करने वाले थे। अमात्य के पीछे पीछे गुप्तचर भी कक्ष से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गुप्तचर अमात्य के पास आते हुए बोला, महामंत्री जी, ये शायद आपका वहम था। अमात्य ने तुरंत कहा, मेरे शब्दकोश में हमेशा संभावनाएं होती हैं, वहम नहीं। तुम्हारी सूचना पर मैं कार्य करूंगा। तुम अब जा सकते हो। दूसरी तरफ तक्षशिला में आचार्य चाणक्य ने राजहंस को अपने कक्ष में बुलवाया। सूरजमल भी उस कक्ष में आचार्य के साथ था। चाणक्य ने राजहंस से गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी सूचना गलत थी। मुझ पर किसी ने भी हमला नहीं किया। यह सुन राजहंस सकपका गया। उसे लगा कहीं आचार्य चाणक्य उसे गलत ना समझ ले। वो कुछ बोलता इससे पहले ही आचार्य बोले, तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। यह सुनकर राजहंस हैरान रह गया। वो कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए उसने आचार्य से पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? चाणक्य बोले, तुम्हारी वफादारी की परीक्षा। आचार्य गजानन और मालकेतु ने तुम्हें झूठी जानकारी देकर तुम्हारी वफादारी की परीक्षा ली थी। तुम उन दोनों की परीक्षा में कितने सफल हुए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरा विश्वास जरूर प्राप्त कर लिया है। राजहंस के चेहरे पर खुशी के भाव बिल्कुल भी नहीं थे। वो अब दो नावों में सवार था। उसे अब चाणक्य के साथ साथ आचार्य गजानन का भरोसा भी बरकरार रखना था। चाणक्य ने उसके मुख पर चिंता के भाव पड़ते हुए कहा, किस सोच में डूबे हो? मैं आज ही तुम्हारा पत्र आग में जला देता हूं, क्योंकि जब तक ये पत्र मेरे पास होगा तुम वफादारी के बंधन में जकड़े रहोगे, और मैं नहीं चाहता कि वो जकड़न किसी दिन सूखी डाल की भांति टूट जाए। ये कहकर चाणक्य ने वो ताड़पत्र निकाला जिस पे राजहंस द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उसे आचार्य गजानन ने मगध भेजा था, और देखते ही देखते उन्होंने वो पत्र राजहंस के सामने आग के हवाले कर दिया। ये देख राजहंस के चेहरे पर कुछ क्षण के लिए प्रसन्नता तो थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि चाणक्य का विश्वास मतलब नंगे पैर चलते अंगारों पर कदम रखना। राजहंस आभार व्यक्त करते हुए बोला, धन्यवाद आचार्य, मुझे प्रसन्नता है कि मैं आपका विश्वास जीतने में कामयाब हो सका। अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। चाणक्य बोले, अवश्य, लेकिन ध्यान रहे कि तुम ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिससे मालकेतु को तुम पर फिर से संदेह हो। राजहंस गंभीर मुद्रा में बोला, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा आचार्य। राजहंस चाणक्य को प्रणाम कर वहां से चला गया। उसके जाते ही सूरजमल ने आचार्य चाणक्य से हैरानी में पूछा, आचार्य, एक पत्र ही तो था राजहंस के खिलाफ जिसकी वजह से वो वफादारी के बंधन में बंधा था, आपने वो भी जला दिया। अब आचार्य गजानन और मालकेतु की सूचना हम तक आएगी कैसे? आपको लगता है कि राजहंस अब भी हमारे प्रति वफादारी निभाएगा? आचार्य चाणक्य ने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, निभाएगा, अवश्य निभाएगा।
वफादारी हमेशा विश्वास से जन्म लेती है और किसी का विश्वास जीतने के लिए उसे यह भरोसा दिलाना जरूरी हो जाता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। और रही बात पत्र की, तो राजहंस का असली पत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। सूरजमल के पास कहने को अब कोई शब्द नहीं थे। वो समझ गया था कि आचार्य चाणक्य के चाल चौसर के पासों को भी मात देने की क्षमता रखती है। इधर पुस्तकालय में कुछ विद्यार्थियों को पुस्तकें सहेजने का काम दिया गया, जिसमें चंद्रगुप्त, वीरसेन और पब्बत भी शामिल थे। जहां एक तरफ चंद्रगुप्त पुस्तकें सहेजने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पब्बत और वीरसेन लकड़ी की बनी एक मेज पर बैठे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। वो अपना कार्य दूसरे विद्यार्थियों से करवा रहे थे। पब्बत तिरछी नजरों से चंद्रगुप्त को देखते हुए वीरसेन से थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला, वीरसेन, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस गुरुकुल में सभी कुलीन घरों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन एक है यहाँ जो कुलहीन है। वीरसेन ने पब्बत के ताने को और जोर देते हुए कहा, कुलहीन व्यक्ति बांस में लगे उस दीमक की तरह होते हैं जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं। पब्बत चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कर्कश स्वर में बोला, फिर भी दीमक का कुल निर्धारित है कि वो दीमक जाति से है, लेकिन इस लड़के का तो कोई धर्म, जाति, कुल कुछ भी पता नहीं है। इसे इस गुरुकुल में शिक्षा की अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए थी। कुलहीन। वीरसेन के सभी मित्र कुलहीन कुलहीन कहकर चंद्रगुप्त को चढ़ाते हुए उस पर हंसने लगे। चंद्रगुप्त ये सब सुनकर मन ही मन क्रोधित हो रहा था, लेकिन वो किसी प्रकार का झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा हुआ था और शांति से अपना काम कर रहा था। चंद्रगुप्त की तरफ से कोई पलटवार न पाकर पब्बत ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा, इसकी मां अवश्य एक उल्टा होगी जो उसको छोड़ गई। पब्बत के मुंह से अपनी मां को गाली देते सुन चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया। वो गुस्से में खौलते हुए पब्बत की तरफ बढ़ा। वीरसेन ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, कुलहीन मनुष्य को भी गुस्सा होने का अधिकार है। अब तक चंद्रगुप्त पब्बत के नजदीक पहुंच गया था। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना आपा खो दिया हो। उसने तेजी से आगे बढ़ जोर से उस मेज पर अपना पांव मारा जिस पर सब बैठे थे। मेज हिलते ही सबका संतुलन बिगड़ गया। वीरसेन अपने मित्रों सहित धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पब्बत ने गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। वो गुस्से में चंद्रगुप्त को आंखें दिखाते हुए बोला, कुलहीन की इतनी हिम्मत कि वो एक राजकुमार पर हमला करे। इतना बोलकर उसने लड़ाई के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि पीछे से एक आवाज आई, चंद्रगुप्त। पब्बत वहीं रुक गया। पीछे सुकेतु बनी सुकन्या खड़ी थी। सुकन्या के चेहरे पर चिंता के भाव थे। सुकन्या हड़बड़ाहट में चंद्रगुप्त के पास आई और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। इतना सुनना था कि चंद्रगुप्त सुकन्या के साथ तुरंत ही पुस्तकालय से बाहर निकल गया और राजकुमार पब्बत अपना हाथ मसलता ही रह गया।